हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास में, सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। कोई भी अगर आपका टेस्ट है, कोई भी एग्जाम है, उसमें अगर ये यूनिट ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है डायमेंशन से। डायमेंशन अच्छा टॉपिक है, ईजी टॉपिक है बहुत ज़्यादा। तो डायमेंशन समझने से पहले कुछ चीज़ें हमें अलग भी समझनी होंगी, जैसे क्वांटिटी, यूनिट, कितने टाइप की यूनिट्स हैं, 7 बेस यूनिट्स, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी बच्चों कभी भी वो चीज़ जिसको हम मीज़र कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से, जो भी चीज़ मीज़र की जा सकती है। जैसे हम कह रहे हैं 5 किलो मास, 5 किलो मीज़र किया ना, है ना, फिजिकल बैलेंस हम मीज़र करते हैं मास। इसके बाद में हम कह रहे हैं करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो एक मीज़रमेंट हुआ था इसका करंट का। करंट एक क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक क्वांटिटी है। आप पूछने के आपका वेट कितना, वो बताएंगे 55 kg, है ना। वैसे तो क्वेश्चन ये गलत है, वेट तो फिजिक्स में mg के इक्वल होता है, यहाँ मास ही बताया जाता है जनरली। तो क्वांटिटी वो चीज़, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और फिजिक्स में जो लॉज हैं वो इसी की टर्म्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये तो फोर्स के बारे में बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, जैसे एक मास ये है, एक मास ये है, इनके बीच में r डिस्टेंस है, m मास m1 और ये m2 मास, ठीक है। फर्स्ट मास m1, सेकंड मास m2, इनके बारे में, फोर्स के बारे में बताया इन्होंने कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, है ना। क्वांटिटीज़ हैं ये सारी। फोर्स मेजर किया जा सकता है 10 न्यूटन 20 न्यूटन, मास मेजर किया जा सकता है। R इन्होंने बताया F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स या सेंटर्स ऑफ मासेस, है ना। तो जो भी चीज़ क्वांटिटी, जो भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं उसको क्वांटिटी बोल रहे हैं, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और फिजिक्स के लॉज हैं इसी के टर्म्स में दिए जाते हैं। अब देखिए, कोई भी साइंस हो, हमारा उससे एक यही हमारी उम्मीद होती है, यही एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट दे, है ना। यहाँ तक कि अगर मोबाइल पे मौसम भी देखते हैं, उन्होंने बता रखा बारिश हो, आज बारिश होने वाली है, प्रेडिक्शन बारिश की है, और बारिश नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं, बेकार है, गलत बताते हैं। तो किसी भी साइंस में हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर सकें या एग्जैक्ट कोई भी क्वांटिटी किसी भी फिनोमिना के बारे में बता सकें, है ना। तो इसके लिए तो एक मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, फिर बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले तो एक यूनिट की ज़रूरत होती है, हमें एक यूनिट चाहिए ज़रूर। और यूनिट क्या है, चलो यूनिट अगर मिल जाए, उसके बाद में फिर एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल एक्यूरेट और एक प्रिसाइज हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है ना। तो यूनिट देखना चाहते हैं पहले, यूनिट क्या है। यूनिट बच्चों जिस क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हैं उसी का एक बिल्कुल वेल डिफाइंड कोई अमाउंट, उसी क्वांटिटी का। जैसे लेंथ मेज़र करना चाहते हैं तो लेंथ के लिए एक अमाउंट हमें चाहिए जिससे हम कंपेयर करेंगे। कभी भी कोई मेजरमेंट है ना, ध्यान रखना, मेजरमेंट का मतलब है किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन। जैसे लेंथ मेज़र करनी है तो लेंथ मेज़र करने के लिए मैंने यूनिट मान ली है मेरी पेंसिल, पेंसिल यूनिट का नाम रख दिया PEN, पेन, पेन रख देते हैं, चलो पेंसिल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हमें लेंथ मेज़र करनी है इसकी, स्क्रीन की अपनी। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हमने यहाँ रखा, तो यहाँ तक की लेंथ M तक आ रहा है, M तक ये मान लिया हमने, मान लिया क्या बता ही रहा है इस टाइम 1 पेन के बराबर, फिर यहाँ पर ये 2 पेन के बराबर, और देखो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, लगभग 1/4 है, तो 2.25 पेन के बराबर लेंथ हो गई है। इसी टाइप से हमने अपने यहाँ पर ग्लोबली एक्सेप्टेबल यूनिट्स कुछ डिफाइन किए हैं। जैसे लेंथ के लिए हमने डिफाइन कर रखी है मीटर, मीटर कितना होता है 1 मीटर, 1 मीटर हमने डिफाइन किया है। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट वैक्यूम में 1/299792,458 1/299792,458 सेकेंड में कवर करती है वैक्यूम में, उसको हम 1 मीटर बोल रहे हैं। ऐसी 1 kg हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक प्रोटोटाइप है प्लेटिनम इरिडियम की एलॉय का, एक सिलेंडर बनाया है। प्लेटिनम इरिडियम इसलिए क्योंकि इस पर रस्टिंग नहीं होती है, तो मास हम उसी से कंपेयर करके बनाते हैं ना। तो कोई भी यूनिट का मतलब है उसी क्वांटिटी जिसको मेजर करना चाह रहे हैं उसी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट। अब इसकी क्या क्वालिटी है, ऐसा नहीं कुछ भी हम मान लें, मैंने पेंसिल मान ली, ऐसा नहीं है। एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरह से डिफाइन हो। देखो जैसे यहाँ पर डिफाइन किया हमने, है ना, कि हमें पता है लाइट की स्पीड वैक्यूम में बिल्कुल कांस्टेंट, आइंस्टाइन ने बताया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि 299,792,458 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। तो अब इसके कंपैरिजन में हमने बता दिया, इसके रेस्पेक्ट में हमने बता दिया कि 1/299,792,458 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको हम 1 मीटर बोलते हैं, ठीक है।
1 मीटर वेल डिफाइन हो गया। ऐसे ही 1 सेकेंड कितना होता है, 1 सेकेंड के लिए बता दिया सीजियम 133 एटम कितने 91 92 631 770, कोई सीजियम 133 एटम अपनी दो हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स के बीच में इतने ऑसिलेशंस या इतने ट्रांजिशंस जितने टाइम में कंप्लीट करता है वो 1 सेकेंड है। और ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा इतनी वैल्यू होती है। इसके बाद में देखिए इनवेरिएबल विद टाइम एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, जो भी हम यूनिट मान रहे हैं वो टाइम के साथ में इनवेरिएबल होनी चाहिए। अब देखो जैसे लाइट की स्पीड आज ये हमने मेजर करी, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में चेंज हो जाएगी लाइट की स्पीड, है ना, तो इसका मतलब हो इनवेरिएबल विद टाइम के साथ ही चेंज नहीं होगा। अदर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर के साथ में, भाई ऐसा थोड़ी ना है गर्मी में लाइट तेज चलती है, गर्मी लग रही है मुझे तेज चलना है, और सर्दियों में लाइट धीरे धीरे चलती है कि हाँ अब तो नॉर्मल चलो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट ऐसे ही डिफाइन करते हैं। यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो टाइम के साथ में चेंज ना हो, जो अदर फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इनके साथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसी यूनिट हो जैसे ये डिफाइन की, बिल्कुल फिक्स है हर एक कंडीशन में, हर एक जगह पर, ठीक है। इसके बाद में वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने कोई लॉ दिया ऐसे ही कोई, और उसको मैं ही मान रहा हूँ, बाकी दुनिया में कोई नहीं मान रहा उसको, सब उसको फॉल्स बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, है ना। तो और उसी के ऊपर मैंने कोई यूनिट अपनी डिफाइन कर दी, तो ऐसे यूनिट्स हम नहीं बना सकते जो इंटरनेशनली या ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं हो। ऑफ कन्वीनियंट साइज, यूनिट ऐसी होनी चाहिए जो कन्वीनियंट साइज की हो। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी यूनिट ले ली आपने, उससे मेजरमेंट नहीं हो रहा, या बहुत छोटी यूनिट आपने ले ली। अब जैसे हमें लेंथ मेजर करनी है, लेंथ के लिए हमने 1 मीटर डिसाइड किया, 1 मीटर को डिफाइन किया कितना होता है। अगर हम 1 किलोमीटर लेते यूनिट, अब अगर जैसे मुझे अपनी हाइट नापनी तो मैं किलोमीटर में नापूंगा, किलोमीटर में कैसे नापेगी, भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, तो है ना। अपने घर की लेंथ नापनी है, हमें घर की लंबाई चौड़ाई नापनी है, कोई प्लॉट खरीदा उसकी लंबाई चौड़ाई नापनी, किलोमीटर में कैसे नाप सकते हैं भाई। तो एक कन्वीनियंट साइज़ होना चाहिए यूनिट का, तब वो ज़्यादा सही रहता। दूसरा इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे इजीली एक्सेसिबल भी इसी कन्वीनियंट साइज में आ गया। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इंडेस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, मतलब अगर किसी वजह से वो यूनिट हमारी डिस्ट्रॉय हो गई है तो फिर से हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। कभी भी लेंथ नाप लीजिए इतने सेकंड में जो है वो 1 मीटर ही होगी, तो इजीली रिप्रोड्यूसिबल। लेकिन ये 4 पॉइंट जो हैं ये मेन है, ये हमें याद होने चाहिए। यूनिट सबको समझ में आ गया। अब देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं यूनिट से। जैसे हमने लिखा 5 kg, मतलब कोई मेजरमेंट होता है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में ये लिखा है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू बता रही है कि जो मास हमने मेज़र किया है वो 1 kg से 5 टाइम्स है। जैसे हमने लिख दिया लेंथ मेज़र की, लेंथ बता रहे हैं 11.5 मीटर, ये हमारी यूनिट है मीटर। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये बता रही है कि जो 1 मीटर आपने स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ की हुई है, ये जो लेंथ आपने मेज़र की है उससे 11.5 टाइम्स है ये लेंथ, ठीक है। इस टाइप से हम मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप की यूनिट होती हैं। एक तो होती है बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स भी इसको बोलते हैं, और सेकंड होती है सेकेंडरी या डेराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, बेस यूनिट्स को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। बेस यूनिट क्या होती हैं? देखो बच्चों, फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, हर एक क्वांटिटी को ऐसे ही अलग अलग डिफ़ाइन करना, उसकी अलग अलग यूनिट डिफ़ाइन करना वो बहुत टफ है। सेम ऐसे ही जैसे हम अपने डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं बहुत सारे कलर्स होते हैं, है ना। हर एक कलर बना के मार्केट में लेकर आना बहुत टफ है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो हमारी ड्राइंग बॉक्स होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स ही होते हैं, और बाकी कलर हम उनसे ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब मैं स्टडी करता था, मैं हाई स्कूल तक था, तब 6 कलर वाला एक कलर बॉक्स आता था, वाटर के कलर आते थे, उसमें 6 कलर होते थे, एक ब्लैक और वाइट, 2 कलर तो ये, बाकी रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, बाकी कलर हम उनसे ही बनाते थे। जैसे पिंक बनाना हो हमें कलर, भाई पिंक कलर तो उसमें है नहीं, पिंक कैसे बनाते थे हम? रेड कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिलाकर पिंक कलर बन जाएगा। ऑरेंज बनाना होता था, रेड कलर में थोड़ा सा हम येलो कलर मिला देते थे, वो ऑरेंज कलर बन जाता। इस टाइप से दूसरे कलर्स बनाए जाते हैं। तो सेम ऐसे ही फिजिक्स में भी जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी यूनिट्स को हम डिफाइन नहीं करते हैं इंटरनेशनली। केवल ये 7 यूनिट्स जो यहाँ पर ये टेबल में आपको दिख रही हैं, ये यूनिट्स ही डिसाइड की गई हैं।
है ना, ये बेस यूनिट्स हैं, इनको हमने डिफाइन किया। और बाकी यूनिट जो हैं, ये वाली यूनिट है और ये बेस क्वांटिटी है। तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनाते हैं और इनको हमने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली डिफाइन किया गया। तो वो यूनिट जो इंडिपेंडेंटली डिफाइन की जाती हैं वो ही बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। दोज यूनिट्स विच आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली आर नोन एज बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स, या दोज यूनिट्स विच डोंट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स एंड कैन नॉट रिजॉल्व इनटू अदर बेस यूनिट्स। मतलब ऐसी यूनिट जो अदर यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं या अदर बेस यूनिट्स के फॉर्म में हम उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते, वो कहलाती हैं बेस यूनिट। जैसे न्यूटन एक बेस यूनिट नहीं है, क्योंकि इसको हम रिजॉल्व करके ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये किलोग्राम बेस यूनिट है, मीटर सेकंड ये बेस यूनिट्स हैं। तो न्यूटन जो है ये बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बन रही है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी यूनिट्स या डेराइव्ड यूनिट। और बेस यूनिट वो हैं जो इंडिपेंडेंटली डिफाइन की जाती है। ये बहुत स्पेशल लाइन है, याद रखना, इसी में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। 7 बेस यूनिट्स देखते हैं भाई कौन सी हैं जो ग्लोबली एक्सेप्ट की गई हैं। ये हमारी टेबल है। देखो बेस क्वांटिटीज देख लीजिए, लेंथ की यूनिट मास, सॉरी मीटर को डिफाइन किया गया। 1 मीटर कितना होता है, जैसे भी लाइट के रेस्पेक्ट में मैंने आपको बताया, ऐसे ही मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर बेस यूनिट है, एसआई यूनिट भी है। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करते हैं, इसके लिए सिंबल है टी, लेकिन यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट है केल्विन और सिंबल होगा के। ये बाय मिस्टेक टी लिख गया है, ये होता के। केल्विन में इसको मेजर किया जाता, केल्विन एसआई यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के एसआई यूनिट मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कोई रेडिएशन अगर आ रहा है तो उसके लिए इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, उसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ये इनके लिए डायमेंशन है। देखो डायमेंशन हमारा मेन टॉपिक है, जरा डायमेंशन देख लें। लेंथ की अगर हमें डायमेंशन कहना, लेंथ की डायमेंशन के लिए सिंबल ये है, ये ध्यान रखना, लेंथ की डायमेंशन का सिंबल एल है। और हमेशा डायमेंशंस को ऐसे ब्रैकेट में शो करते हैं, कभी विदाउट ब्रैकेट हमें नहीं लिखना है। मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, कैंडेला के लिए सी डी हम लिखेंगे। ठीक है, अब डायमेंशंस क्या हैं वो और सेकेंडरी या डेराइव्ड यूनिट्स, देखो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर पॉइंट। देखो भी सेकेंडरी यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम अदर बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन की टर्म में लिख सकें, कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकें। जैसे यूनिट्स ऑफ स्पीड की यूनिट देखिए मीटर पर सेकेंड। मीटर एक बेस यूनिट है, देखो ये रही, ये मीटर बेस यूनिट है, ये रही। सेकेंड भी एक बेस यूनिट है, ये रही। तो मीटर पर सेकेंड क्या है, मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट है और इसको बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जा रहा है। मतलब स्पीड को अलग से इंडिपेंडेंटली डिफाइन नहीं किया हमने, बल्कि अब जो बेस यूनिट, ये 7 बेस यूनिट्स हैं, इनके ही कॉम्बिनेशन से ये यूनिट बना दी गई है। इसको सेकेंडरी यूनिट्स या डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम, तो मास की यूनिट ये रही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की यूनिट है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहीं से क्लियर होता है कि डायमेंशंस क्या है। देखो डायमेंशंस ये किसी सेकेंडरी यूनिट या डेराइव्ड यूनिट को लिखने के लिए हमें बेस यूनिट्स की पावर्स कितनी यूज़ करनी पड़ रही है, कितनी पावर से हमें उसको रेज करना पड़ रहा है, उनको डायमेंशन बोलते हैं। जैसे मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो ये जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, इन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। और कभी भी अगर हमें डायमेंशंस लिखनी हो तो ऐसे इन वाले सिंबल्स में नहीं लिखते, इसके लिए सिंबल अलग लिए हुए हैं हमने। कभी अगर हमें कह रहे हैं डायमेंशन लिखिए तो सिंबल हम ये यूज़ करेंगे, मतलब मीटर के प्लेस पर L और सेकंड के प्लेस पर हम देखो यहाँ T लिख देंगे, तो ये हो जाएगा L की पावर 1 T की पावर -1। मतलब ऐसे लिख देंगे डायमेंशन, L की पावर 1 T की पावर -1, ऐसे ये डायमेंशन होती है। यूनिट ऑफ फोर्स देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी अगर डायमेंशन लिखनी हो तो किलोग्राम के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम के प्लेस पे m लिख दूंगा मैं। देखो m। मीटर के प्लेस पे क्या लिखेंगे l, और सेकंड के प्लेस पे t लिख देंगे हम, LT -1। तो ये
जो पावर्स हैं मीटर की पावर एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2, ये कहलाती हैं डायमेंशंस। जैसे हम कहेंगे किलोग्राम में लेंथ की 1 डायमेंशन है, मीटर लेंथ है ना, किलोग्राम के प्लेस में मास, सॉरी, मास की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है और टाइम की डायमेंशन -2 है। इस टाइप से हम ये बताएंगे इसमें, मतलब इस क्वांटिटी में, इन बेस क्वांटिटीज़ का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस यूनिट में इन बेस यूनिट का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, ये एक टाइप से हमें पता चलता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि क्या डेफिनेशन है। वही डेफिनेशन लिखी जो मैंने आपको ओरली बताई है। These are the powers to which the base units should be raised to represent that unit, है ना। बेस यूनिट को कितनी पावर से रेज किया जाए कि वो उस सेकेंडरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके। बेस यूनिट को कितनी पावर से रेज किया जाए, है ना, कि कॉम्बिनेशन में वो सेकेंडरी यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके, वो कहलाती हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशन सब बच्चों को इजीली समझ में आ गया होगा। कभी भी डायमेंशन अगर हमें लिखनी है तो डायमेंशन बच्चों हमेशा एम एल टी की टर्म्स में लिखी जाती है। पहले प्लेस पर एम, दूसरे प्लेस पर एल और फिर थर्ड प्लेस पर टी। इनका प्लेस फिक्स है, इसके बाद में फिर कोई भी आए। लेकिन एम एल टी ये एक स्टैंडर्ड हमने एक फॉर्म बना रखी है डायमेंशंस लिखने के लिए, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। इनको पावर्स को तो देखो डायमेंशन बोल रहे हैं, लेकिन कंप्लीट जो है ये कंप्लीट मैंने लिखा है ब्रैकेट, ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। कंप्लीट लिखा मैंने, इसको डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और जो पावर्स हैं इनको डायमेंशन बोलते हैं। वैसे अगर कभी कोई डायमेंशन कहे तो आपको कंप्लीट डायमेंशन फॉर्मूला ही बताना होता है। तो डायमेंशंस मैंने आपको बता दिया। अब देखिए डायमेंशंस कैसे लिखेंगे हम। डायमेंशंस लिखना बड़ा आसान है। एरिया की डायमेंशन लिखनी है मुझे, तो एरिया का फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए। जैसे एरिया पता है मुझे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ डायमेंशंस ऑफ एरिया। अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो यहाँ पर अगर मैंने ए लिखा है इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया। लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया तो इसका मतलब हुआ आई एम टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस ऑफ एरिया, ठीक है। डिफरेंस समझना सिंबल्स में। ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल आएगी, ब्रेथ की डायमेंशन क्या आएगी, ये भी एल होगी, है ना। ब्रेथ की भी थोड़ी, दोनों बेसिकली एल, दोनों बेसिकली लेंथ है, तो एल एल। अब देखिए एल इंटू एल क्या हो जाएगी डायमेंशन इसकी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी एल की पावर 2। अब देखो एम एल टी बताया था मैंने, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना है कि एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0, है ना। मास का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है एरिया में, टाइम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब देखिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले एल बी एच। अब डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ की डायमेंशन एल, ब्रेथ की डायमेंशन एल और हाइट की डायमेंशन ये भी एल। भाई बेसिकली तीनों लेंथ है ना, एक टाइप से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम। तो बच्चों वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एल की पावर 3 मतलब एल क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिख देंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे हम एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखते हैं डेंसिटी के लिए। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन m, वॉल्यूम की डायमेंशन l की पावर 3। अभी कैलकुलेट किया l क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, m, l को ऊपर ले जाइए ml-3, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है क्या आएगा, m की पावर 1, l की पावर -3 और t की पावर कितनी, 0। टाइम का कोई कंट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूम में, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है टाइम का, तो इसलिए इसकी 0 आ जाएगी। और अब देखते हैं स्पीड के लिए। देखो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन से ही इसकी डायमेंशंस हम कैलकुलेट करेंगे। देखो डायमेंशंस ऑफ एस मतलब स्पीड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए एल अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम टी। कितनी आ गई डायमेंशन, एल टी -1, ऐसे लिखेंगे। पूरा डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। डायमेंशन फॉर्मूला ये भी है वैसे, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में डायमेंशन फॉर्मूला, ये जनरली डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे भी लिख देते हैं, नंबर नहीं कटते इस पर भी। वेलोसिटी,
वेलोसिटी इज इक्वल टू ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। अब इसके लिए डायमेंशन लिख लीजिए, सेम इसकी भी एल, वेलोसिटी की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी एल आएगा, और डायमेंशन ऑफ टाइम ये टी आएगा। तो इसके लिए भी क्या एक्सप्रेशन, वही फॉर्मूला बन जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 t की पावर -1, है ना। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए, देखिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन अभी फाइंड किए LT -1 अपॉन में टाइम टेकन की डायमेंशन कैपिटल T। तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन हो गई LT -2, और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखना हो कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे m0 L1 t की पावर -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कंप्लीट हो गया। अब देखें नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और हैं, पर जल्दी से फिनिश कर रहे हैं, कुछ स्पेशल जो ऐसे हैं, मतलब इनसे आप सीख पाएंगे। ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाह रहे हैं बस। मोमेंटम के लिए देखिए P से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है इसका फॉर्मूला। सबकी डायमेंशन रख देंगे तो डायमेंशन आ जाएगी। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ मास और डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी LT -1। तो P डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू MLT -1, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया M1 L1 T -1। फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू MA। अब देखिए फोर्स के लिए डायमेंशन अगर लिखना चाहें तो क्या आएगी, मास के लिए डायमेंशन M, एक्सेलरेशन के लिए LT -2 अभी कैलकुलेट किया है, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स इक्वल टू MLT -2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना। वर्क के लिए W इक्वल टू FD डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आपको पता है कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। मैं यहीं साइड में बता देता हूँ आपको। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इसकी डायमेंशन L, इसकी भी डायमेंशन L से L कैंसिल होकर डायमेंशन क्या आएगी, कॉस थीटा की डायमेंशन बन जाएगी, कॉस थीटा की डायमेंशन m0 L0 T0, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। m0 L0 T0 डायमेंशन लेस क्वांटिटी कॉस थीटा। ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेकॉट, जितने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी डायमेंशन लेस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर डायमेंशंस पुट करके देखते हैं। वर्क के लिए डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल टू, फोर्स के लिए डायमेंशन MLT -2 और डिस्प्लेसमेंट के लिए L होगी डायमेंशन। तो वर्क के लिए डायमेंशंस इक्वल टू ML2 T -2। बच्चों जितनी भी सेम टाइप की क्वांटिटीज़ हैं सबकी सेम डायमेंशन होती हैं। जैसे अगर हमने बात की इधर वेलोसिटी, देखा हमने वेलोसिटी स्पीड इनकी देखो दोनों लगभग सेम टाइप की क्वांटिटी हैं, है ना, तो इनकी सेम यूनिट है। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ टर्मिनल वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए LT -1 होगी, है ना। मैं कह रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी की डायमेंशन बताइए LT -1 होगी। कोई भी वेलोसिटी किसी भी टाइप की उसकी डायमेंशन LT -1 होगी, ठीक है। ऐसे ही फोर्स, जैसे फोर्स के लिए डायमेंशन में देखिए MLT -2, तो जितने भी टाइप के फोर्स हैं सबकी डायमेंशन MLT -2 होगी। चाहे फ्रिक्शन फोर्स ले लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, या किसी भी टाइप का फोर्स हो, सबके लिए डायमेंशन MLT -2 होगी। वर्क की डायमेंशन ML2 T -2, चाहे वर्चुअल वर्क है चाहे रियल वर्क है, कोई भी किसी टाइप का वर्क है ML2 T -2 ही इसकी डायमेंशन होगी। अब देखें एनर्जी के लिए, ऐसी कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी, सबके लिए डायमेंशन सेम आएगी। तो एनर्जी के लिए डायमेंशन के लिए अगर आपको लिखना है ईजी वाला कोई फॉर्मूला लिख लीजिए जिसमें सभी की डायमेंशन आपको पता हो, जैसे U इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे याद है इजीली, हाफ mv², काइनेटिक का भी याद है, उसको भी हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन LT -2, और डायमेंशन ऑफ हाइट ये L। कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी की डायमेंशन ML2 T -2, है ना। अब देखिए जूल लॉ क्या है, वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क और एनर्जी को। तो देख लो दोनों की डायमेंशंस भी सेम है ना, ML2 T -2 है दोनों। तो इसके बाद देखें प्रेशर के लिए, देखो प्रेशर के लिए होता है P = F/A।
तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन mL-T-2 अपॉन में एरिया की डायमेंशन L⁻²। तो प्रेशर के लिए डायमेंशन होगी mL-1T-2, mL-1T-2 इसकी डायमेंशन होगी। बच्चों ऐसा पूछ लिया था, नेम द क्वांटिटी विच हैज़ द डायमेंशन mL-1T-2, तो आप बता देंगे प्रेशर। इस टाइप से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक है mL-1T-1 बताइए किसकी डायमेंशन है। बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे mL-1T-1 डायमेंशन किसकी है। इसके बाद देखिए टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। ये आप आगे चलोगे इसमें सिलेबस में 11th में पढ़ोगे, टॉर्क 7th चैप्टर में है। तो टॉर्क का फिलहाल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए आपको टॉर्क का, कि टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन क्या है। उसी से आप इसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए सिंबल होता है टाउ, और फॉर्मूला इसके लिए बनता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू एल। तो टाउ मतलब टॉर्क के लिए डायमेंशन, टाउ जो है ये इस सिंबल का नाम है और एक ग्रीक लेटर है। डायमेंशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू फोर्स के लिए डायमेंशन mL-T-2 और ये लेंथ। तो ये कितनी बनी, क्या डायमेंशन बनी, mL-T-2। ठीक है। अब देखिए एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया था जो सेम टाइप की क्वांटिटीज है उनकी सेम डायमेंशन होती है, लेकिन इसका कन्वर्स प्रूफ नहीं है। जैसे अगर दो क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम है तो उनका नेचर भी सेम होगा, ऐसा प्रूफ नहीं है। जैसे टॉर्क है फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट। किसी बॉडी को रोटेट करना चाह रहे हैं, उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे हम, एक पॉइंट पर फिक्स होगी, या दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो उसको कितना ईजिली घुमा सकता है कोई टॉर्क, कोई फोर्स इजीली कितना घुमा सकता है। तो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट को हम टॉर्क बोलते हैं। और देखो इसकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल है। तो इसका जो नेचर है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका कन्वर्स प्रूफ नहीं है। तो थीटा देखें जरा, डायमेंशन ऑफ एंगल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर्क लेंथ L अपॉन R, मतलब रेडियस की डायमेंशन भी L। तो कितना आया, m0 L0 T0, डायमेंशन लेस है थीटा भी। अब लास्ट केवल पावर के लिए, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए पावर के लिए डायमेंशन, वर्क के लिए डायमेंशन अभी निकाली हमने mL-T-2 है ना, अपॉन T। तो कितना आ जाएगा पावर के लिए डायमेंशंस इक्वल टू mL-T-3 है ना, ये डायमेंशन हो जाएगी। बस बच्चों यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए। कोई डायमेंशन नहीं कैलकुलेट हो रही है तो बताइए कमेंट करके, उसका सॉल्यूशन आपको देंगे फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू।